मासी, शारज ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असल बात है कि हम इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तुम समझती हो कि हम ये धंधा छोड़ देंगे तो पुलिस हमें इज्जत की जिंदगी गुजारने देगी? नहीं मासी, ये तुम्हारी खुशफहमी है। हम ये सब कुछ छोड़कर फरिश्ते भी बन जाए ना तो कानून के ये मुआफिज हमें एक लम्हे को भी चैन से नहीं बैठने देंगे। वो क्यों पुत्र? मासी, मेरा ने उसे घूरा। जब तुम शराफत की जिंदगी गुजारोगे तो वो लोग तुम्हें परेशान क्यों करेंगे? यही तो बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी मासी, शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और अगर तकलीफ ना हो तो मुझे चाय बना दो और फिर तुम जाकर सो जाओ। तकलीफ कैसी पुत्र? मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, बासी बेरा कहती हुई कमरे से निकल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद वो चाय बनाकर ले आई। चंद मिनट शारिक से बातें करती रही, फिर अपने कमरे में चली गई। शारिक चाय की चुस्कियां लेते हुए एक बार फिर समीना के बारे में सोचने लगा। उसके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि इस वक्त समीना के बारे में यह मालूम किया जा सकता कि वो माजे गुज्जर के आदमियों के कब्जे में आ गई थी या भागकर घर पहुंचने में कामयाब हो गई थी। चाय खत्म करके वो कुर्सी से उठकर चारपाई पर लेट गया। बादू की तकलीफ किसी हद तक कम हो गई थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके ज़हन में बार बार समीना का ख्याल आ रहा था। कभी वो अपने आप को मुर्दे इल्जाम ठहराने लगता कि वो उसे छोड़कर भागा क्यों था। उसे उस वक्त उसका ख्याल रखना चाहिए था। रात अपने आखिरी पहल में दाखिल हो चुकी थी। सोचते सोचते उसका दिमाग दुखने लगा। यूं महसूस हो रहा था जैसे सर पर मन्नो बोझ डाल दिया गया हो। आसाम में शरीर तनाव सा पैदा हो गया था। उसने अपने जिस्म को ढीला छोड़ दिया और आंखें बंद कर ली और बिलाखिर वो नींद की आगोश में पहुंच गया। शारिक गहरी नींद में था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो और कोई उसे आवाजें दे रहा हो। बड़ी ममता और चाशनी थी उस सवाल में। शारिक पुत्र है, उठो, वेम चढ़ आया है और देखो ये कौन आया है। फिर किसी ने उसे कंधे से पकड़कर होने से हिलाया। शारिक ने आंखें खोल दी। उसके सामने मासी मेरा खड़ी थी और कुर्सी पर डॉक्टर अनवर बैठा हुआ था। शारिक की आंखें सुर्ख थी और उनमें शदीद जलन खो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसका जिस्म आग में तप रहा हो। उसने उठने की कोशिश की मगर करा कर रह गया। लेटर हो, तुम्हें तेज बुखार हो रहा है, मैं देख लेता हूँ, डॉक्टर अनवर ने कहा। तुम यहाँ कैसे? शारिक ने सवालिया निगाहों से डॉक्टर अनवर की तरफ देखा। मैं बुलाकर लाई हूँ, मासी मेरा ने कहा। मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम नींद में कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। मैंने तुम्हारी पेशानी पर हाथ रखा तो तुम्हें तेज बुखार था। मैं डॉक्टर साहब को बुला लाई। ऐसे मौकों पर यही खुदा का बंदा काम आता है। शारिक अजीब सी नजरों से मासी मेरा को देखने लगा। डॉक्टर अनवर का क्लिनिक यहाँ से तकरीबन 2 मील दूर था। मासी मेरा ने अकलमंदी का सबूत दिया था कि वो किसी और डॉक्टर के पास जाने की बजाय अनवर ही को बुला लाई थी। रास्ते में मुझे मासी मेरा ने बता दिया था। डॉक्टर अनवर उसके बाजू की पट्टी खोलते हुए बोला, बुखार इसी जख्म की वजह से हो गया, परेशानी की बात नहीं। पट्टी खोलकर उसने स्पिरिट से जख्म साफ किया और जख्म का जायजा लेने के बाद नई ड्रेसिंग कर दी और थर्मामीटर लगाकर बुखार चेक करने लगा। डॉक्टर अनवर ने शारिक इंजेक्शन लगा दिया और बैग में से 2-3 किस्म की गोलियां भी निकाल कर दे दी। नाश्ते के बाद एक गोली खा लेना और एक दोपहर के बाद। मेरा ख्याल है दोपहर तक तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। मैं शाम को आऊंगा और कुछ और दवाएं लेता आऊंगा। वैसे एहतियातन कैप्सूल लिख कर दे रहा हूँ। मासी बाजार से कैप्सूल ले आएगी। ज्यादा तकलीफ महसूस करूं तो दोपहर खाने के बाद एक कैप्सूल खा लेना। अनवर ने एक कागज पर नुस्खा लिखकर मासी मेरा की तरफ बढ़ा दिया। मासी मेरा भी डॉक्टर के साथ ही चली गई थी। उसकी वापसी आधे घंटे बाद हुई थी। उसने आते ही नाश्ता तैयार किया। शारिक को नाश्ता करवाया और डॉक्टर की दी हुई गोलियां खिला दी। थोड़ी देर बाद शारिक पर गुनूदगी तारी होने लगी और वो सो गया। दोपहर 2 बजे के करीब उसकी आंख खुली। उसका बुखार टूट गया था, लेकिन चंद मिनटों की बुखार ने उसे निचोड़ कर रख दिया था। वो अपने आप में बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। मासी मेरा दोपहर भी खाना तैयार कर चुकी थी। शारिक के लिए उसने पतले शोरबे वाला सालन तैयार किया था। उसका मुंह हाथ धुलाकर उसने हाथ से शारिक को खाना खिलाया, फिर गोलियां भी खिला दी। गामे को जाकर बुला लाऊं शारिक पुक्कर? मासी मेरा ने कहा। नहीं मासी, शारिक ने जवाब दिया। सूरत बहुत संगीन हो रही थी और मैं नहीं चाहता कि किसी को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चले। अलबत्ता मैं तुमसे एक और काम लेना चाहता हूँ। हाँ कहो बेटा। मासी मेरा सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। कल रात मेरे पास समीना भी थी। समीना कौन? मासी मेरा ने पूछा। हुई लड़की जिसे चंद रोज पहले मैं यहाँ लेकर आया था, शारिक ने जवाब दिया। कल रात वो मेरे साथ थी। हम दोनों रिक्शे पर लिबर्टी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में माजे गुज्जर की आदमी ने हमें घेर लिया। वो मुसल्ला थे और गालिबन मुझे अगवा करना चाहते थे। हमने हाथापाई हुई गोलियां भी चली। इसी दौरान मैंने समीना को वहां से भागते देखा था। मैं भी गोली लगने से जख्मी हो गया था, खाली हाथ था। वो लोग मुसल्ला थे, इसलिए मैंने भी भागने ही में आफियत जानी। मैं तो जैसे तैसे रात को यहाँ पहुंच गया, लेकिन समीना के बारे में कुछ पता नहीं कि वो भी भागने में कामयाब हुई या नहीं। अगर वो माजे गुज्जर के आदमियों के हाथ लग गई तो उसे छुड़ाने के लिए फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा।
और अगर वो उनके हाथ आने से बच गई है तो वो सिर्फ एक ही जगह पर जा सकती है, उस जगह का मेरे अलावा किसी और कोई इल्म नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाकर मालूम करो कि समीना वहां पहुंची है या नहीं। वो कौन सी जगह है पुत्र, मैं जाकर मालूम करती हूँ, मासी मीरा ने कहा। तुम श्याम नगर का वो मकान आसानी से तलाश कर लोगी, शारिक ने कहा, और फिर उसे उस मकान का पता समझाने लगा। समझ गई ना मासी, फोन जाओगी? क्यों नहीं पुत्र, लाहौर में कौन सी ऐसी जगह है जो नहीं तलाश कर सकती है, मासी मीरा ने कहा। मैं भी जाती हूँ। शारिक ने मासी मीरा को मरीद कुछ हदायत दी और वो चादर ओढ़ कर रुखसत हो गई। शारिकी के हदायत पर उसने मकान को बाहर से ताला लगा दिया था। मासी मीरा के जाने के बाद शारिक ने बिस्तर से उड़ने की कोशिश की, मदबिगदिस्ता राज जख्म से खून बह जाने और फिर तेल बुखार की वजह से उसमें एकदम कमजोरी आ गई थी। हल्का सा बुखार अब भी मौजूद था। शारिक ने उठने का इरादा तर्क कर दिया और आराम से बिस्तर पर लेट गया। उसका ज़हन एक बार फिर मुख्तलिफ ख्यालात की लपेट में आ गया। दफअतन उसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा, समीना किसी हालत में भी हो, उसने यकीनन ये सोचा होगा कि शारिक बुज़दिल था जो मुकाबला करने की बजाय उसे दुश्मनों के रहम करम पर छोड़कर भाग गया था। लेकिन शारिक उसे छोड़कर नहीं भागा था। उसने खुद राय फरार इख्तियार करने से पहले समीना को एक तरफ भागते हुए देख लिया था। अलबत्ता उसने ये तस्दीक नहीं की थी कि वो वाकई भाग गई थी या उनके हाथ लग गई थी। तस्दीक के लिए वहां रुकने का मतलब ये होता कि वो खुद उनकी गोलियों का निशाना बन जाता या उनके काबू में आ जाता। शारिक समीना के बारे में यही सब कुछ सोचता और परेशान होता रहा। तकरीबन 2 घंटे बाद वायर का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर कुछ ही देर बाद मासी मीरा उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर मायूसी देखकर ही शारिक समझ गया था कि वो क्या खबर लाई होगी। क्या हुआ मासी, क्या समीना वहां नहीं? शारिक ने पूछा। नहीं, मासी ने नफी में सारी लाया। वहां जो इतना बड़ा जंजरा लगा हुआ है, उसने हाथ से बताया। मकान वही था ना, तुम किसी दूसरी जगह तो नहीं चली गई? शारिक बोला। नहीं पुत्र, मकान वही था, मासी मीरा ने कहा। दरवाजे के सामने नीम का दरख्त है ना, और बाहर का गेट हरे रंग का है। हाँ मासी, मकान तो वही है, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। अब समीना वहां नहीं पहुंची तो इसका मतलब है कि कुछ करो पुत्र, मासी मीरा बोली। वो तो इतनी अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी खूबसूरत है। वो मेरे पास चंद घंटे ही रही थी, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अबे वो माजे गुजर के हाथ आ गई तो वो लोग उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। कुछ करना ही पड़ेगा मासी, उसे इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता, शारिक ने जवाब दिया। और अगर माजे गुजर ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाम का अंधेरा फैलने के बाद तुम जरा डेरे पर जाकर गामे को बुला लाना। ठीक है पुत्र, मैं बुला लाऊंगी, मासी मीरा ने कहा। मासी मीरा घर के कामों में मसरूफ होगी और शारिक बिस्तर पर लेटा समीना के बारे में सोचता रहा। उसका ज़हन उलझा जा रहा था। उसके लिए ये ख्याल ही लर्जा देने वाला था कि इधर समीना बाजे गुजर के आदमी के हाथ लग गई तो समीना का क्या हशर हुआ होगा। शाम को डॉक्टर अनवर आ गया। उसने शारिक को चेक किया, कुछ दवाएं अपने साथ लेकर आया था। बुखार अब बहुत मामूली सा है, सुबह तक बिल्कुल उतर जाएगा। अलबत्ता कमजोरी है, इधर दूर होने से चंद रोज लगेंगे। 2-4 रोज मुकम्मल आराम करो और ये दवाएं इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अनवर ने उसे दवाओं के इस्तेमाल के बारे में बताया और करीब खड़ी मासी मीरा को उसके खाने वगैरह के बारे में हदायत देने लगा। शाम की चाय शारिक और डॉक्टर अनवर ने इकट्ठे ही पी थी और फिर डॉक्टर अनवर के जाने के बाद तकरीबन 8 बजे मासी मीरा गामे को बुलाने के लिए चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई थी। गामा भी उसके साथ ही था। क्या हुआ शारिक बाबू? गामा उसे देते ही बोला। सारा दिन गुजर गया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? पैगाम भेज देते तो माजे बुजुर्ग को हम अब तक ठिकाने ही लगा चुके होते। मैं तो रात से यहाँ बेबस पड़ा हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें कुछ पता चल गया है, शारिक ने कहा। हमें तो आज सुबह 9 बजे पता चल गया था, गामे ने कहा। वो लड़की कौन थी शारिक बाबू? वो तो बड़ी बहादुर निकली। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? शारिक ने उससे घूरा। तो तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? गामे ने पूछा। मैं तो सुबह से यहाँ बुखार में पड़ा चप रहा हूँ। उस लड़की के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? शारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। जिसे तुम लड़का बना के लाए थे ना डेरे पर, वो ही समीना, गामे ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। वो रात को माजे गुज्जर के आदमी पर हाथ लग गई थी। वो लोग उसे माजे गुज्जर की मैर वाली कोठरी पर ले गए थे। वैर वाली कोठरी? शारिक चौंक गया। गुल बरक वाली लहर के किनारे उसने नई कोठरी बनाई है और मुझे भी उसके बारे में आज ही पता चला है, गामे ने बताया। बहरहाल वो बात जारी करते हुए बोला। माजे अब गुज्जर भी वहां मौजूद था। वो भी उसे आदमी समझ रहा था, लेकिन जब उसके आदमी इक्कू ने उसे तुम्हारे बारे में पूछने के लिए उस पर तशद्दुद शुरू किया तो उसकी कमीज फट गई। तब पता चला कि वो लड़का नहीं लड़की है। माजे गुज्जर ने समीना से वादा किया कि अगर वो उसे तुम्हारे बारे में बता दे तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, मगर समीना ने तुम्हारे बारे में बताने की बजाय एक झूठी कहानी सुना दी।
माजा गुज्जर उसके जरिए तुम्हें ब्लैकमेल करने का प्रोग्राम बनाने लगा। उस समीना को कोठी में छोड़कर चला गया। वहाँ उसकी निगरानी करी इक्कू और कोठी का चौकीदार था। और फिर समीना रात को इक्कू को कत्ल करके कोठी से फरार हो गई। क्या? शारक उछल पड़ा। उसके लिए इंकशाफ खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि समीना माजे गुज्जर के आदमी को कत्ल करके भाग गई थी। ये तुम्हें किसने बताया? उसने सवालिया नजरों से गामे की तरफ देखा। मेहर ने, गामे ने जवाब दिया। रात को वो भी गुज्जर की कोठी में ही मौजूद था। उसने जब देखा कि समीना मर्द नहीं औरत है तो उसकी राल टपक पड़ी। वो समीना के साथ रात गुजारना चाहता था मगर माजे गुज्जर ने उसे भगा दिया। जिस पर मेहर को गुस्सा आ गया और आज सुबह ही उसने डेरे पर आकर मुझे सब कुछ बता दिया। मैं तो तुम्हारे बारे में परेशान हो रहा था कि तुम कहाँ गायब हो। मासी मेरा के घर का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। वैसे माजे गुज्जर की एक बात है शारक बाबू, औरत के मामले में वो वाकई गैरत वाला आदमी है। उसकी दिन कोई और होता तो सबसे पहले वो समीना का बंदोबस्त करता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर समीना वहां से भाग गई थी तो वो गायब कहाँ हो गई? शारक बोला। क्या तुम्हें पता नहीं तो वो कहाँ है? गामे ने उसे बोला। वहीं शारक ने नफी में सारी ला दिया। उसे मेरे एक ठिकाने का पता था, वहां मालूम कर लिया, लेकिन समीना वहां नहीं है। तो फिर वो कहाँ जा सकती है? गामे ने कहा। 1 मिनट, शारक बोला। मुझे पेरेंट्स का ख्याल क्यों नहीं आया? मुमकिन है वो वहीं चली गई हो। कहाँ? मुझे बताओ, मैं जाकर पता करता हूँ। दामे ने कहा। नहीं, तुम डेरे पर जाओ और माजे गुज्जर की तरफ से होशियार रहना। उसे पहले मेरे हाथों नुकसान पहुंच जाए और अब समीना उसे अच्छी खासी चोट लगा गई है। वो पागल हो रहा होगा। समीना का पता करने मैं खुद आ रहा हूँ। तुम कैसे जाओगे पुत्र? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं। मासी मेरा ने कहा उसको। नहीं मासी, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। शारे ने कहा और बिस्तर से उठ गया। मासी मेरा ने आज सुबह उसकी खून आलून कमीज दो डाली थी। उसने कमीज पहनी और मासी मेरा की तरफ देखते हुए बोला, अगर समीना मुझे मिल गई तो हो सकता है 2-3 दिन ना हो। मेरे बारे में तुम लोग परेशान मत होना। गामे, तुम कोई टैक्सी या रिक्शा ले आओ। गामा वोरे बाहर निकल गया। वो 10 मिनट बाद रिक्शा लेकर वापस आ गया। शारिक ने मासी मेरा से चादर लेकर ओढ़ ली, जिससे उसका चेहरा भी छुप गया। मकान से बाहर आकर वो रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा चल पड़ा। रिक्शा चलने के बाद शारिक ने ड्राइवर को बताया था कि उसे कहाँ जाना है। तकरीबन 40 मिनट बाद रिक्शा सुहेल के रेस्टोरेंट के सामने रुक गया। शारिक ने रिक्शे वाले को किराया दिया और नीचे उतरकर रेस्टोरेंट में झांका। सुहेल काउंटर पर नहीं था। वो साथ वाले दरवाजे में दाखिल होकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर का दरवाजा बंद था मगर अंदर रोशनी नजर आ रही थी। शारिक ने ओरे से दस्तक दी तो फौरन ही अंदर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूँ शारक। शारिक ने सगोशी में जवाब दिया। दरवाजा फौरन ही खुल गया। समीना सामने खड़ी थी। वो कुछ देर तक परेशान निगाहों से शारक की तरफ देखती रही, फिर वाले आना अंदाज में उससे लिपट गई। सुहेल कहाँ है? शारिक ने उसे अपने से अलग करते हुए पूछा। नीचे रेस्टोरेंट में होगा, समीना ने जवाब दिया। रेस्टोरेंट में तो नहीं है, शायद कहीं काम से गया होगा, आ जाएगा। शारिक ने कहा, फिर समीना की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अफसोस है समीना, दरअसल मैं ये समझा था कि तुम वहां से भाग गई हो। मैंने कोशिश की थी मगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे मालूम है। शारिक ने उसकी बात काट दी। तुम रात ही को इक्कू को कत्ल करके भाग गई थी ना? तुम्हें कैसे पता चला? समीना ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ऐसी खबरें ज़ेरे ज़मीन दुनिया में बड़ी तेजी से सफर करती हैं, शारिक ने जवाब दिया। कुछ देर बाद सुहेल भी आ गया। शारिक को देखकर उसे ज्यादा हैरत नहीं हुई और भी तकरीबन 1 हफ्ता तक शारिक और समीना उसी कमरे में महदूद रहे। रात को वो हवाखोरी के लिए थोड़ी देर को छत पर चले जाते। अच्छी खुराक और मुनासिब देखभाल से शारिक बड़ी जल्द सेहतयाब हो रहा था। उसकी कमजोरी दूर हो रही थी। सुहेल हर लिहाज से उन दोनों का ख्याल रखे हुए था और फिर 7वें दिन वो सुहेल से रुखसत होकर शाम नगर वाले मकान में आ गए। 2 दिन यहाँ रहे और फिर तीसरे दिन शारिक ने मदंग वाले डेरे पर जाने का फैसला कर लिया। समीना भी उसके साथ ही थी। वो अपने असल रूप में थी, अलबत्ता उसने चादर ओढ़ रखी थी। शारिक ने भी चादर ओढ़ ली। नोनका और गामा उन दोनों को देखकर बहुत खुश थे। वो दोनों चारों को अफसर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। गामे की तलाश के मुताबिक वाजा गुजर उसके आदमी समीना और शारिक की तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में घूम रहे थे। वो भी बातें कर रहे थे कि खोजवान बाहर से दौड़ता हुआ आया। वो बुरी तरह बदहवार था। क्या हुआ सराज, तुम्हारे पीछे कुत्ते लगे हुए क्या? गामे ने उसे घूरा। फंजे गुज्जर के आदमी चारों तरफ से तगीले को घेरे में ले रहे हैं। सराज ने आमते हुए जवाब दिया। ओ, गामा एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। शारिक बाबू, तुम समीना को लेकर मीदार में चले जाओ और 9 लखे तुम मेरे साथ आओ, दामे ने कहा। शारिक कमरे से निकला और समीना का हाथ पकड़कर बाजार की तरफ दौड़ता चला गया। वो मीदार वाले चबूतरे पर पहुंचे ही थे कि फायरिंग शुरू हो गई। समीना का खौफ के मारे बुरा हाल था। अगर रात का अंधेरा ना होता तो शायद उन्हें भी गोरियों का निशाना बनाने की कोशिश की जाती।
शारिक उसका हाथ पकड़े मिजार में दाखिल हो गया और फिर उसने तैर जाने का खुफिया रास्ता खोल दिया। कब्र का तावीज संदूक के ढकने की तरह पुलका देखकर समीना को बड़ी हैरत थी। शारिक उसे लेकर कब्र में उतर गया। समीना का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दोनों जैसे ही बिचली सीढ़ियों पर पहुंचे, कब्र का तावीज बंद हो गया। शारिक उसका हाथ पकड़े सीढ़ियां उतरता चला गया और जब वो तैल खाने में पहुंचे तो यहाँ से लगी पेटियां और अलमारी में सजे हुए इरवन के पैकेट देखकर हैरत की ज्यादती से समीना की आंखें फटी रह गई। उसने मुड़कर शारिक की तरफ देखा। शारिक के ऊँटों पर बड़ी बेनिखेज मुस्कुराहट थी। माजा गुजर वाकई पागल हो गया था। उसे सुबह 4 बजे इक्तू के कत्ल और समीना के फरार की इतला मिली थी। वो इस वक्त दारोगा वाला में हाजी की कोठी पर था। हाजी से प्रोग्राम कल शाम ही से तय था। दरअसल उसने हाजी के साथ मिलकर भी कुछ कारोबार शुरू कर रखा था और उस रात उनका कुछ माल सरहद पार जाने वाला था। हाजी और उसने ये प्रोग्राम बनाया था कि माल की रवानगी से 1 घंटा पहले सरहद के एक मखसूस मुकाम पर तैनात सरहदी मुआवजों से मुलाकात करके अपने आदमी को ग्रीन सिग्नल देंगे और उनकी आदमी माल लेकर सरहद पार कर जाएंगे। सरहदी मुआवजों से मामला पहले ही तय था। सिर्फ ग्रीन सिग्नल लेना था ताकि ऐन वक्त पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। सरहद पार माल वसूल करने के लिए उनके बाती एजेंट मौजूद होते थे। उनका माल बरकी की तरफ से जाने वाला था। बरकी से जरा आगे सरहद पार करके माल भारतीय एजेंटों के हवाले कर दिया जाता, जो तुरंत तारन से होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाते। हाजी समाज गुजर का ये प्रोग्राम तय था कि इक्कू 1 बजे उसकी कोठी पहुंच जाएगा। यहाँ से वो माले गुजर की गाड़ी पर बरकी की तरफ रवाना हो जाएगी। इक्कू को भी माजे के साथ जाना था और माजा गुजर लहर वाली कोठी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तो रोज सुबह इक्कू ही ने उसे इतला दी कि शारिक को एक खूबरू नौजवान के साथ देखा गया है और इक्कू ने वादा किया था कि वो शाम तक उन्हें तलाश करके माजे गुजर के कदमों में देर कर देगा। शाम तक तो इक्कू शारिक का सुराग नहीं लगा सका। 10 बजे के करीब एक आदमी ने आकर इतला दी कि शारिक उसी खूबरू नौजवान के साथ गुलमर्ग में बेन रोड पर वाक़े कमाबेश में को देखा गया है। उस वक्त माजा गुजर भी कोठी में मौजूद था और वह जानता था कि कमाबेश में जाने वाला कोई शख्स 1 घंटे से पहले वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वहां गाहकों की इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि अपनी बारी का इंतजार करने में 1 घंटा तो लग ही जाता था। माजे गुजर ने 2 और आदमी के साथ रवाना कर दिए। इस तरह इतना देने वाले समेत उनकी तादाद 4 हो गई थी। और जब कोई शारिक के साथी को लेकर आया तो माजा गुजर सूरत जानकर एकदम बरहम हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि इक्कू की गर्दन बरोड़ थे। ये उनकी बुजदिली ही तो थी कि शारिक भाग निकलने में कामयाब हो गया था। उस वक्त माजे गुजर का एक एजेंट बहर भी वहां बैठा हुआ था। बहर पहले छांगा से माल लिया करता था। वो शारिक को भी जानता था, लेकिन छांगे की मौत के बाद वो माजे गुजर की तरफ आ गया था। तो फिर चंद रोज बाद ही उसने महसूस कर दिया था कि माजे गुजर का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं। न जाने उसके दिल में ये बात क्यों आ गई थी। हालांकि एजेंटों में से वाहिद आदमी वो था जिसे माजा गुजर अपनी इस कोठी तक लाया था। इस कोठी के बारे में तो उसके 2-3 खास आदमियों के सिवा किसी को भी पता नहीं था। और जब शारिक के साथ इसे पूछगछ के दौरान उसकी कमीज फट गई और ये इंकशाफ हुआ कि वो मर्द नहीं औरत है, तो उसे बड़ी हैरत थी कि जवान और खूबसूरत लड़की मर्दाना बेस में शारिक के साथ क्यों घूम रही है। समीना ने उसे एक फर्दी कहानी सुना दी की और माजे गुजर ने उसकी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। वो इतना बेवकूफ तो नहीं था कि उस लड़की की बातों में आ जाता। समीना की असलियत जानने के बाद बैर की आंखों में हवस की चमक उभर आई थी। वह याश आदमी था और उसने समीना के बारे में अपने दिल की बात कह दी थी। लेकिन माजा गुजर स्मगलर और बदमाश होने के बावजूद औरतों के बारे में एक मुख्तलिफ राय रखा था। उसकी जिंदगी में बड़े मौके आए थे, लेकिन उसने बीवी के अलावा किसी और औरत की तरफ ऐसी नजरों से नहीं देखा था जिनमें हवस अमेजी हो। समीना मेरे उसके बदतरीन दुश्मन की साथी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके ज़हन में समीना के बारे में ऐसा ख्याल नहीं था। और जब मैंने समीना के बारे में दिल की बात कही थी तो माजे गुजर ने उसे कोठी से चले जाने को कहा था और मैर ने जाते जाते ऐसी बात कह दी थी जिसे माजा गुजर सूरख्याल की नजाकत के पेश नजर बर्दाश्त कर गया था। मैल उस वक्त जला तो गया, लेकिन वो उसे अपनी तोहीन समझता और उसने दिल में तय कर लिया कि माजे गुजर से अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। माजे गुजर ने समीना की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था। वो अपने बाप के कत्ल का इल्जाम लेने के लिए शारिक से मोहब्बत का ढोंग रचा रही है। समीना बहरहाल कोई भी हो, उसने कोरे लिए मंसूबा बना लिया था कि शारिक पर हाथ डालने के लिए समीना को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन अभी उसके पास इसका वक्त नहीं था। उसे यह तय किया था कि कल वो शारिक के मजंग वाले डेरे पर समीना के बारे में पैगाम भेज देगा। उसने इक्कू को समीना के बारे में हदायत देकर वहीं छोड़ दिया था और बाहर निकलते वक्त उसने चौकीदार को भी हदायत कर दी थी कि वो कंपाउंड में उत्ते खोल दे और ख्याल रखे कि कोई गड़बड़ न होने पाए। माजा गुजर जब दारोगा वाला में हाजी की कोठी पर पहुंचा तो 1 बजने वाला था। हाजी उसी के इंतजार में बैठा था। वो फौरन ही हाजी की गाड़ी पर बरकी रवाना हो गया।
यहाँ मामला बखैर भी तय हो गया और उनकी आनी मान लेकर सरहद पार गए। वो माल तकरीबन 12 लाख रुपए की मारियत का था।